नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए भौतिक विज्ञान विषय अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत जनित्र, जनरेटर, घरेलू विद्युत परिपथ आदि विषयों पर आज आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं कुछ तथ्यों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आप अक्सर अखबार में और टेलीविजन पर न्यूज में सुनते हैं शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, दुकान हुई खाक, और भी न जाने क्या क्या आर्टिकल पेपर में आते हैं। आखिर शॉर्ट सर्किट होता क्या है? जनरेटर क्या होता है? जनरेटर किस प्रकार बिजली बनाता है, करंट पैदा करता है? हमारे घर पर दो प्रकार के स्विच क्यों होते हैं? कुछ 2 पिन और कुछ स्विच 3 पिन वाले क्यों होते हैं? क्यों 3 पिन में जो ऊपर वाली पिन होती है वो मोटी और ज्यादा लंबी होती है। घर में जो फिटिंग होती है वो श्रेणी क्रम में होती है या समांतर क्रम में, और भी ना जाने क्या क्या क्वेश्चन जो बच्चों के समक्ष डेली लाइफ में आते हैं। आज हम उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक बहुत क्वेश्चन आता है, ओवरलोडिंग के कारण करंट चला गया, घर में फिटिंग कैसे होती है? आइए आज अपनी चर्चा आरंभ करता हूं। इस अध्याय में अपने पहले लेक्चर में मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित धारा आदि के बारे में बात की थी। वहीं से मैं अपना अध्याय आरंभ करता हूं। जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच, ये एक कुंडली है धारावाही, और इस कुंडली में एक चुंबक, इस कुंडली के हम पास लाते हैं, या चुंबक के ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, या हम चुंबक को स्थिर रखते हैं, कुंडली को पास या दूर ले जाते हैं। तो जब ऐसा होता है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन होने से कुंडली के परिपथ में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और यदि कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है तब कुंडली में धारा बहने लगती है। उस धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है। इसी प्रकार एक दूसरा हमने उदाहरण लिया था कि दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं और किसी एक कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन कर देते हैं, तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और वह कुंडली अगर बंद परिपथ बनाती है तब उसमें एक धारा बहने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा को मापने के लिए एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का हमने प्रयोग किया था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यह था कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की 2 अंगुलियों को इस प्रकार परस्पर लंबवत रखें, किस प्रकार? हम इस प्रकार परस्पर लंबवत रखें कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, उस चुंबकीय क्षेत्र को जिसमें वह चालक रखा है। अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे, तब मध्यमा उंगली चालक में बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। वहां से हम अपना अध्याय आज आरंभ करते हैं। आज का मेरा पहला टॉपिक है विद्युत जनित्र या डायनेमो, जनरेटर जिसे आप कहते हैं। जैसे अगर कभी लाइट चली जाती है, घर पर अक्सर या दुकानों पर अक्सर कहा जाता है, कॉलेज में कहा जाता है, जनरेटर चला। तो ये जनरेटर क्या होता है? विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। हम यांत्रिक कार्य करें और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो उपकरण बदल देता है, उस उपकरण को जनरेटर कहा जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कि जब हम कोई कुंडली है और उस कुंडली को इस प्रकार रखते हैं कि जहां वह रखी है वह चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाए, अर्थात कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगे, तब उस कुंडली में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है
और अगर वह कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है तब कुंडली में एक धारा बहने लगती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। यह जनरेटर का रेखा चित्र है। आइए इसके हम मुख्य मुख्य भागों की बात करते हैं। विद्युत जनरेटर में हम दो चुंबक लेते हैं और चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच अलग अलग चुंबकों के, ये दोनों ध्रुव हैं, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव, दूसरी चुंबक का दक्षिण ध्रुव के बीच एक हम आयताकार कुंडली, धारावाही तार की आयताकार कुंडली ABCD लेते हैं। यह कुंडली दोनों ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी है कि इस कुंडली का दो भुजाएं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है और यह कुंडली इन दोनों ध्रुवों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र है। कुंडली के दोनों सिरे दो वलय से जुड़े होते हैं। वलय को अंग्रेजी में रिंग कहते हैं, रिंग R1 R2। तो इन रिंग को R1 R2 कहा गया। एक कुंडली का A सिरा R1 से, कुंडली का D सिरा R2 से जुड़ा होता है। ये दोनों वलय एक धुरी से जुड़े होते हैं, सैफ्ट बोलते हैं, रॉड बोलते हैं, और उस रॉड से दोनों वलय जुड़े होते हैं। जब यह सैफ्ट घुमाई जाएगी, धुरी घुमाई जाएगी, तब ये वलय भी साथ साथ घूमते हैं और इनके घूमने पर ये कुंडली भी घूमेगी। और अगर मैं कहूं कि अगर हम इस कुंडली को घुमाएंगे दक्षिणावर्त या वामावर्त, तो कुंडली के घूमने पर ये वलय घूमेंगे और चूंकि वलय धुरी से जुड़े हैं तो वलय के घूमने पर धुरी भी घूमेगी। ये दोनों वलय दो ब्रुश से जुड़े होते हैं, B1 और B2। ये दोनों ब्रुश वलय को स्पर्श करते हैं, वलय से जुड़े नहीं होते हैं। किंतु अगर वलय में धारा प्रवाहित होगी तो वो ब्रुश में चली जाएगी, और ब्रुश में धारा प्रवाहित होती है तो वलय में चली जा सकती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और ये दोनों ब्रुश एक धारामापी से जुड़े होते हैं। धारामापी एक ऐसा उपकरण है जो धारा को मापता है और धारा की दिशा को व्यक्त करता है। इसमें निडिल, जब धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो निडिल बीच में रहती है। सिद्धांत क्या है? कोई भी उपकरण किसी न किसी सिद्धांत पर बना होता है। यह जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद कुंडली को तेजी से घुमाते हैं तब उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएं लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, जिस कारण कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और यदि कुंडली बंद परिपथ बनाती है तब कुंडली व बाह्य परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। अर्थात यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह सिद्धांत कहता है कि अगर हम कोई कुंडली लें और उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार त्वरित गति से घुमाएं, अर्थात तब उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदलनी शुरू हो जाती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। विद्युत जनरेटर के जिन भागों की अभी मैंने चर्चा की, उन भागों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत जनरेटर में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुव के बीच रखा जाता है। ये दो ध्रुव हैं, इनके बीच एक आयताकार कुंडली ABCD रखी गई है। इस आयताकार कुंडली पे जगह अगर हम एक लोहे की क्रोड लें और उस क्रोड लोहे पर हम ज्यादा कुंडली के तार के ज्यादा चक्कर लगाते हैं तब इस कुंडली को आर्मेचर बोला जाता है। कुंडली के दो सिरे दो बलाव R1 तथा R2 से संयोजित होते हैं। दो स्थिर ब्रुश B1 तथा B2 को पृथक पृथक रूप से क्रमशः R1 तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जनरेटर में एक धुरी होती है और उस धुरी पर दो वलय जुड़े होते हैं। जब धुरी घूमती है तब ये दोनों वलय भी घूमते हैं। इन वलयों को सर्पिल वलय कहा जाता है और इन दोनों रिंग से आयताकार कुंडली ABCD जुड़ी होती है। इन दोनों वलय के अंदर वाला जो भाग होता है वो विद्युत रोधी होता है, इंसुलेटर होता है, जिससे धुरी पर करंट नहीं जा पाता।
अगर करंट प्रवाहित होता है तो केवल वो वलय में प्रवाहित होगा, धुरी पर प्रवाहित नहीं होगा। ये दोनों वलय दोनों ब्रुश B1 और B2 को स्पर्श करते हैं और ये दोनों वलय जब धुरी घूमती है तब केवल वलय घूमते हैं, ब्रुश नहीं घूमते हैं। और ये दोनों ब्रुश एक धारामापी से जुड़े होते हैं। दोनों वलय R1 तथा R2 भीतर से दूरी से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जा सकता है। दोनों ब्रुशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर धारामापी से जुड़े होते हैं। धारामापी, जैसे मैंने बताया था कि धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम धारा की दिशा और धारा के परिमाण को माप सकते हैं। धारामापी में आप देख रहे हैं जीरो बीच में है। यह निडिल दाईं तरफ को और बाईं तरफ को दोनों ओर को विक्षेपित हो सकती है और इस प्रकार हम धारा की दिशा को भी माप सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं विद्युत जनित्र की कार्यविधि की। जैसा कि विद्युत जनित्र में एक आयताकार कुंडली ABCD दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखी है। अब हम इस कुंडली को जब घुमाएंगे तब कुंडली से जुड़ी धुरी भी घूमेगी। धुरी के घूमने पर उससे जुड़े हुए सर्पी वाला R1 R2 घूमेंगे। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जब यह कुंडली ABCD को हम घुमाते हैं तब प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। उसको जानने के लिए पहले हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दो अंगुलियों को परस्पर लंबवत रखें, तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, अंगूठे को उस दिशा में रखें जिस दिशा में चालक गति कर रहा है, तब मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। जब हम इस कुंडली को घुमाते हैं, हम भुजा AB को ऊपर की ओर ले जाने का और भुजा CD को नीचे की ओर लाने का प्रयास करते हैं। भुजा AB को ऊपर की ओर हम ले जा रहे हैं तो मुझे अपने अंगूठे को ऊपर की ओर रखना पड़ेगा, बोल्ट के तल के लंबवत ऊपर की ओर। और चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर है तो मुझे अपनी तर्जनी उंगली को N से S की ओर रखना होगा। तो इस प्रकार अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तब आप देख रहे हैं कि मैंने अंगूठा ऊपर की ओर रखा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा तर्जनी उंगली को, तो मध्यमा उंगली की जो मेरी दिशा है वो A से B की ओर आई। इसका अर्थ है कि जैसे ही हम भुजा AB को ऊपर की ओर उठाते हैं घुमाने के लिए, तब इसमें प्रेरित धारा की दिशा A से B की ओर होगी। अब मैं CD में प्रेरित धारा की दिशा देखने का प्रयास करता हूँ। उसी प्रकार तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, हम CD को नीचे की ओर ला रहे हैं तो अंगूठा नीचे की ओर, अंगूठा नीचे की ओर, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो मेरी मध्यमा उंगली की दिशा C से D की ओर है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि जब हम कुंडली को घुमाते हैं और कुंडली को हम इस प्रकार घुमाते हैं कि जब बलव से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लागू करने पर कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। A से B, B से C, C से D, इस दिशा में प्रेरित धारा की दिशा होगी। अब जब धारा A, B, C, D दिशा में बहती है तो D से होती हुई धारा B2 तक पहुंचती है और बाह्य परिपथ में धारा की दिशा B2 से B1 की ओर होती है। धारा की दिशा B2 से B1 की ओर होने पर धारामापी में सुई एक ओर को विक्षेपित हो जाती है। आधे चक्र के बाद क्या होगा? AB की जगह CD आ जाएगा और CD की जगह AB। अब आधे चक्र बाद CD भुजा ऊपर की ओर जाएगी और भुजा AB नीचे की ओर जाएगी। इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए मैं फिर से फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का पालन करता हूं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा CD ऊपर की ओर, मैंने अंगूठा ऊपर की ओर रखा, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखी, तो मैं देख रहा हूं कि प्रेरित धारा की दिशा
डी से सी की ओर होगी। और भुजा AB की बात अगर मैं करूं, अंगूठा नीचे की ओर, अंगूठा तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, उंगली मेरे नीचे की ओर आई है। इस प्रकार मध्यमा उंगली की दिशा में ही प्रेरित धारा की दिशा बहेगी और प्रेरित धारा की दिशा B से A की ओर बहेगी। मैं कह सकता हूं आधे घूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और धारा DCBA दिशा में बहने लगती है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं पहले आधे चक्र में धारा की दिशा B2 से B1 की ओर थी और दूसरे आधे चक्र में धारा की दिशा B1 से B2 की ओर है। इस प्रकार धारामापी की सुई पहले आधे चक्र के दौरान एक ओर को विक्षेपित होती है और दूसरे आधे चक्र के दौरान दूसरी दिशा में विक्षेपित होती है। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ साथ परिवर्तित हो, विशेष रूप से वह धारा जिसकी दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदलती रहती है, प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट को हम AC, शॉर्टकट में AC कहते हैं। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो निश्चित समांतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रतिवर्ती विद्युत धारा जनित्र AC जनरेटर के नाम से जाना जाता है। जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक AC उत्पन्न करने वाला और एक डिस्च धारा डायरेक्ट करंट उत्पन्न करने वाला। डायरेक्ट करंट उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सर्पी वलय के स्थान पर, जो हमने दो रिंग लिए हैं, हमें सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय लेने होंगे, जैसा हमने विद्युत मोटर में किया था। डिस्च धारा जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय प्रकार के दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के साथ एक ब्रुश सदैव उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है, और दूसरा ब्रुश उस भुजा के संपर्क में रहता है जो नीचे की ओर गति करती है, जिस कारण ऐसा होने से विद्युत धारा की दिशा नहीं बदलती है। धारामापी विक्षेप एक दिशा में होता है और सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय का प्रयोग करके, छोटा सा परिवर्तन करके, हम अपने प्रतिवर्ती धारा जनित्र के स्थान पर डिस्च धारा जनित्र का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था के साथ एक दिशात्मक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनित्र को डिस्च धारा जनित्र कहा जाता है। आइए आज हम बात करते हैं अपने घरेलू विद्युत परिपथ की। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है वो हमारे घर के आसपास लगने वाले इलेक्ट्रिक पोल से आती है। इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर में दो वायर आते हैं। उनमें से एक वायर जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, उसे विद्युन्मय तार अथवा धनात्मक तार कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल में फेस कहते हैं। अगर घर पर हमारे कोई प्रॉब्लम होती है तो आकर मिस्त्री भी यही ढूंढता है कि फेस वायर कौन सा है, और दूसरा वायर ढूंढता है कि न्यूट्रल वायर कौन सा है। एक दो वायर हमारे घर में इलेक्ट्रिक पोल से आते हैं। एक वह वायर जिसके चारों ओर लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, और एक वो वायर जिसपे काला आवरण होता है। उनमें से एक वायर को हम धनात्मक तार या विद्युन्मय तार कहते हैं और दूसरे तार को उदासीन तार, न्यूट्रल तार कहते हैं। फेस और न्यूट्रल, ये आम बोलचाल के हमारी भाषा है। वो दोनों वायर जो इलेक्ट्रिक पोल से आते हैं, वो सबसे पहले घर में आने से पूर्व एक विद्युत बोर्ड के फ्यूज में आते हैं। फ्यूज का जो कार्य होता है वो हम अपने पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इसका अध्ययन आज भी हम दोबारा करेंगे। फ्यूज से गुजरने के बाद एक जो फेज है उसमें फ्यूज से गुजरने के बाद वो विद्युत मापी, जिसे आप कहते हैं घर पर लगा हुआ, क्या लगता है घर के बाहर, जो घर के बाहर लगता है मीटर लगता है। अब वो मीटर मापता है कि हमारे जो घर में हमने कितने करंट का पूरे महीने यूज किया, और हमें वो यूनिट देता है कि इतने यूनिट का आपने व्यय किया, उसी का हमें भुगतान करना होता है।
तो विद्युत मापी में आता है। आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रिक पोल से दो वायर आते हैं। एक वायर फेज का होता है, धनात्मक तार, एक वायर उदासीन तार होता है, और इन दोनों वायर के बीच हमारे प्रदेश में, भारत में 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है। वो एक वायर पहले फ्यूज से होकर जाएगा और फ्यूज से जाने के बाद मीटर में जाता है, और मीटर से गुजरने के बाद विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों से संयोजित किया जाता है। ये तार घर के पृथक पृथक परिपथ में विद्युत आपूर्ति करते हैं। इलेक्ट्रिक पोल से दो वायर आए, वो दोनों वायर एक फ्यूज से गुजरे, फ्यूज से गुजरने के बाद हमारे विद्युत मीटर में जाते हैं, और विद्युत मीटर से गुजरने के बाद वो घर के विभिन्न परिपथ में सर्किट के द्वारा चले जाते हैं। प्राय घर में हम दो प्रकार के सर्किट बनाते हैं। जब कोई नया घर का निर्माण होता है, जब घर का निर्माण होता है तो उस घर में हम दो प्रकार की लाइन डालते हैं। एक लाइन 15 एम्पियर विद्युत धारा के लिए होता है, और दूसरी लाइन मुख्यतः 5 एम्पियर के लिए होती है। क्योंकि एक लाइन पर हम प्रयास करते हैं कि जो घर के हैवी उपकरण हैं, जैसे फ्रिज, और फ्रिज के अलावा वॉशिंग मशीन, और जो हैवी उपकरण हैं, जो ज़्यादा एम्पियर के उपकरण हैं, उनके लिए अलग लाइन डालना लाभकारी होता है। और बल्ब, अपना जो छोटे मोटे उपकरण हैं इलेक्ट्रिक, जैसे मोबाइल चार्जर, टेलीविजन, इनके लिए हम अलग लाइन डालते हैं। भू संपर्क तार, ये आपने सुना होगा नाम। भू संपर्क तार जिस पर प्राय हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। जब हम अपने घर के आसपास एक गहरा गड्ढा करते हैं, उस गहरे गड्ढे में हम धातु की प्लेट रख देते हैं, और धातु की प्लेट से एक वायर जोड़कर लाते हैं, और इस तार का उपयोग विशेष रूप से विद्युत इस्त्री, जो हमारी प्रेस होती है, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत उपकरणों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरण से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इसकी अगर हम बात करें, मुख्य रूप से जो ये भू संपर्क तार है, ये हमारे कूलर, आपने देखा होगा कि जब गर्मियों में हम कूलर का प्रयोग करते हैं तो अधिकतर लोग कूलर की बॉडी से करंट झटका खा जाते हैं। वॉशिंग मशीन, फ्रिज में करंट आ जाता है। जिनकी बॉडी में मेटल की बनी हो, उनके लिए भू संपर्क तार का हम प्रयोग करते हैं। आपको घर में आपने अक्सर एक 3 पिन वाला सॉकेट देखा होगा। ये 3 पिन वाला सॉकेट है, और 3 पिन, इस 3 पिन में हम क्या करते हैं कि ये 3 पिन है, इसमें जो ऊपर वाली पिन है इसका संपर्क हम भू संपर्क तार से करते हैं। जो सॉकेट है, इस सॉकेट में जो 3 पिन लगेंगी, उस 3 पिन में हम ऊपर वाले में हमेशा जो भू संपर्क तार है वो जोड़ते हैं। जिस प्रकार ये 3 पिन है, इसके पीछे जो सॉकेट है, इनमें एक में हम फेज जोड़ते हैं, धनात्मक तार, दूसरे में न्यूट्रल तार, उदासीन तार, और ऊपर वाले स्विच में हम जोड़ते हैं जो हमने अभी बताया था भू संपर्क तार। यानी जो घर के पास गड्ढा है, गड्ढे में जो मेटल पड़ा था, उस मेटल से जोड़ते हुए जो तार आया, वो घर में ऐसा सर्किट हम बनाते हैं कि इन ऊपर वाले सॉकेट से, ऊपर वाले पिन से वो तार जुड़े। उसका क्या लाभ है, हम उसको आपको बताएंगे। आप देखेंगे जो एक 3 पिन मेरे पास है, इस 3 पिन में जो ऊपर वाली पिन है मोटी भी है और लंबी भी है। क्योंकि हम क्या कोशिश करते हैं कि जब हम 3 पिन, जब इस सॉकेट को हम बोर्ड में लगाते हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले ये मोटी वाली पिन ही इस सॉकेट में जाए। उससे लाभ क्या होता है? उससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जैसे हमने एक पिन लगाया और कूलर की बॉडी में अगर मेटल में करंट आ गया, तो वो करंट पृथ्वी पर जाने से पहले या तो हमारी बॉडी में होकर जाएगा, या इस वायर के द्वारा, भू संपर्क तार के द्वारा पृथ्वी में जाएगा। कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, वो हमेशा लो रेजिस्टेंस की तरफ जाती है। हम भी चाहते हैं कि हम पर कम से कम अवरोध
आसपास के लोग उत्पन्न को पैदा करें, हम पर कोई अवरोध ही ना हो, हम अपनी मर्जी से कार्य करें। विद्युत धारा भी लो रेजिस्टेंस के द्वारा, क्योंकि जो भू संपर्क तार है वो उसे जीरो रेजिस्टेंस देता है, हमारी बॉडी ज्यादा रेजिस्टेंस देती है, तो वो करंट हमारी बॉडी की अपेक्षा उस भू संपर्क तार के द्वारा पृथ्वी में चली जाता है और पृथ्वी का विभव शून्य होता है और पृथ्वी में कितना भी करंट चला जाए वो उसको समा लेती है, उसका विभव शून्य ही होता है। इस कारण मोटी पिन लगाई जाती है, बड़ी पिन लगाई जाती है, जिससे जो भी एक्स्ट्रा करंट है अगर वो बॉडी में कहीं से आ गया, शॉर्ट सर्किट कहीं हो गया, ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है इसकी हम चर्चा करेंगे, अब उसके द्वारा वो करंट पृथ्वी में चला जाए। आइए मैं विद्युत परिपथ की बात करता हूँ। ये दो वायर आए थे जो पहले फ्यूज में गए, फ्यूज से होते हुए मीटर में गए, मीटर से होते हुए वो एक वितरण बॉक्स में चले गए और वितरण बॉक्स से होने के बाद वो दोनों वायर हमारे उपकरणों में चले गए। ये तीनों उपकरण मैंने दिखाए। इसी प्रकार घर में 50-60 जितने भी उपकरण हो सकते हैं वो हो सकते हैं। अब वो सब उपकरण इन दोनों वायर के बीच समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक तरफ के सिरे एक वायर से जुड़े होंगे और दूसरी तरफ के सिरे दूसरे वायर से जुड़े होंगे, और जो थर्ड पिन मैंने बताई थी मोटी वाली, वो सब पिन एक साथ ये हरे रंग का वायर भू संपर्क तार से जुड़े होते हैं। हम इन उपकरणों को समांतर क्रम में इस वजह से घर में जोड़ते हैं जिससे इन तीनों उपकरणों में समान वोल्टेज जाए, समान विभवांतर जाए, वोल्टेज डिफरेंस सबका समान हो। श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, नहीं तो क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस अलग अलग होगा। सभी को जो वोल्टेज 220 वोल्ट अगर आया है तो 220 वोल्ट वो चला जाए। और मैं इसको दोबारा समझाना चाहता हूँ। भू संपर्क तार, अगर मैं यहाँ पर ये अगर हम भू संपर्क तार नहीं जोड़ते हैं तब यह जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो, ओवरलोडिंग हो या किसी अन्य कारण से अगर करंट फ्लो ज्यादा हो जाता है तब वो वायर में होकर पृथ्वी में चला जाता है। अन्यथा उस वो है करंट हमारी बॉडी से होकर पृथ्वी में जाएगा, जिससे हम झटका खा जाएंगे, हमारे पास ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएगी। प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में धनात्मक तथा उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है। प्रत्येक उपकरण का अपना ऑन ऑफ का स्विच भी होता है। उस ऑन ऑफ के स्विच की सहायता से हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिल सके इसके लिए उन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अपने घर में उपकरणों को, हमारे घर की फिटिंग समांतर क्रम में की जाती है जिससे हमारे सभी उपकरणों को समान विभवांतर मिल सके। बात आई थी फ्यूज की। फ्यूज क्या है? फ्यूज हमारा एक सेफ्टी उपकरण है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे एक मैंने आपको एक उपकरण दिखाया है। इस उपकरण में कई सॉकेट लगे हैं। मान लीजिए इसमें यह उपकरण 4 एम्पीयर के लिए बनाया गया है कि मैक्सिमम ये 4 एम्पीयर का लोड ले सकता है। इसमें फ्यूज लगा होता है और फ्यूज में एक पतला सा वायर होता है। जैसे ये वायर 5 एम्पीयर है, लिखा है 5 एम्पीयर। इसका अर्थ है कि इस वायर में मैक्सिमम 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो सकती है। अगर करंट का मान 5 एम्पीयर से थोड़ा ज्यादा होगा तब यह फ्यूज पिघल जाएगा और पिघल कर टूट जाएगा, जिससे सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस सॉकेट में जो 1 2 3 4 5 6 सॉकेट है, इन सॉकेट में हम विभिन्न प्रकार के उपकरण लगा देते हैं। और कोई उपकरण 1 एम्पीयर का है, कोई उपकरण 2 एम्पीयर का है, और ये टोटल जो एम्पीयर है वो 4 एम्पीयर से ज्यादा हो जाते हैं, जो कि इसका फ्यूज है। तब हम बोलेंगे ओवरलोड हो गया, अतिभारण हो गया। ओवरलोडिंग का अर्थ है क्षमता से ज्यादा करंट का पास हो जाना। कि उपकरण 4 एम्पीयर का है, इसमें फ्यूज लगा हुआ, फ्यूज हमने 4 एम्पीयर का है, या ये ऑपरेटर 4 एम्पीयर का लोड ले सकता है। 4 एम्पीयर के बाद क्या होगा, 4 एम्पीयर के बाद जो करंट है उसके कारण ऑपरेटर खराब हो जाएगा। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा उपकरण को अतिभारण, ओवरलोडिंग के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। अगर ऐसा ओवरलोडिंग हो जाती है तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज पिघल जाएगा और सर्किट, हमारे उपकरण है वो खराब होने से बच जाएंगे। एक और होता है, जब सर्किट में कभी कभी ऐसा होता है कि 2 वायर एक दूसरे टच हो जाते हैं, उपकरण में कोई कमी आ जाती है, या जो न्यूट्रल वायर था, जो धनात्मक वायर था, वो एक दूसरे से टच हो जाते हैं। एक दूसरे से टच हो जाने पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, क्योंकि पूरे घर में अगर शुरू में वायर कहीं टच हो गए तो एक तो होता है कि पूरे परिपथ में करंट फैलकर वहां तक वापस आया, एक हुआ जहां तार टच हो गए वहीं से करंट वापस हो गया। इस स्थिति में आने के बाद प्रतिरोध 0 हो जाता है
और प्रतिरोध 0 हो जाने पर करंट का मान अनंत हो जाता है, बहुत ज्यादा। और ऐसे सर्किट को, ऐसी परिस्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है और इस घटना को लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं।